चलो लास्ट लेक्चर। अच्छा, एक ना छोटा सा सवाल इसी से अगला होगा, क्वेश्चन 9। ये एक पुराना सा सवाल था, उसमें ये कैलकुलेशन मुझे मजे की लगी थी, तो वो मैंने पुराना सवाल तो अजीब सा था वो छोड़ के, तो ये एक उसमें से टुकड़ा निकाल के एक छोटा सा सवाल बना दिया। क्वेश्चन 9 होगा, एक छोटा सा सवाल है 5 नंबर का। ये कर दें, छोटी सी कैलकुलेशन है, मजे की कैलकुलेशन है, कर दें।
हाँ जी, डन, पूछिए पूछना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट के ज्यादा पैसे, देखें इसमें ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि लीगली हमें एग्जिस्टिंग लोगों को ही पूछना पड़ेगा। तो जब एग्जिस्टिंग लोगों को कुछ मिलेगा तो शेयर लेंगे ना, वरना तो फ्लॉप हो जाएगा। हम सस्ते ऑफर करेंगे तो लेंगे ना, वरना तो लेंगे ही नहीं। लेकिन हमारे पास और रास्ता नहीं है ना, हम एग्जिस्टिंग लोगों को बाउंड है शेयर्स देने के लिए, तो उनको सस्ते ऑफर करेंगे तो लेंगे ना। अच्छा, ये जो अभी मैंने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैंने कल भी जिक्र किया था, आईकैप की बुक जरूर रीड करिएगा। तो आईकैप की बुक में ना ये चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के नाम से ही है, जिसमें डेट और इक्विटीज के फजाइल लिखे हुए हैं, डेट के क्या फायदे हैं, एडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा, तो ये जरूर रीड करिएगा जरूर। नई बुक में मैंने डाला, के पास पुरानी बुक है वो पास पेपर में से खोल लें। जून 23 में आए, जून 23, जून 2023। जिनके पास नई बुक है उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 16 ऐड किया हुआ है, क्वेश्चन 16। और अगर पुरानी बुक है तो जून 23 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 2 था। अच्छा, अगर तो मेरी बुक में देख रहे हैं तो मैंने तो ऑलरेडी कट पेस्ट किया हुआ है। अगर पास पेपर खोलेंगे तो क्वेश्चन 2 को 1.5 पेज गुजारने के बाद पार्ट ए रिक्वायरमेंट 15 नंबर जब खत्म हो गई ना, उसके बाद से पढ़ना है सवाल। मैंने बुक में ऑलरेडी रेलिवेंट पोर्शन ही डाला हुआ है। अगर आप ओरिजिनल पास्ट पेपर से पढ़ रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन 2 का को 1.5 पेज गुजारने के बाद जब पार्ट ए की रिक्वायरमेंट आ जाएगी 15 नंबर, उससे नीचे रेजिंग न्यू फाइनेंस, यहां से पढ़ना शुरू करिएगा। और मेरी बुक में से देख रहे हैं तो पढ़ लें, सवाल करता हूं डिस्कस।
हाँ जी। अच्छा, अब इसमें ना 15 नंबर बहुत ज्यादा हैं, 12 चले करते हैं। मैंने बुक में जब डाला हुआ है तो मैंने ना रेजिंग न्यू फाइनेंस से पहले एक पैराग्राफ भी लिखा हुआ है। कॉन्टेक्स्ट ये था कि हमारे सामने कुछ प्रोजेक्ट्स थे और इसका जो पार्ट ए है ना, मुझे लगता है कि शायद मैंने होमवर्क करके डिस्कस किया हुआ है, शायद ये कैपिटल राशनिंग का सवाल था, ये कैपिटल राशनिंग का था, मुझे लगता है शायद मैंने होमवर्क करके डिस्कस किया हुआ है। उसमें ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे, रायवन रोड का प्रोजेक्ट था, पेशावर में एक प्रोजेक्ट था, कराची में प्रोजेक्ट था, ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे जिनमें कैपिटल राशनिंग करनी थी हमने, शायद ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन में किया हुआ है। 10,000 मिलियन वहां इन्वेस्ट करना था, पार्ट ए कैपिटल राशनिंग का था, खत्म पार्ट ए। पार्ट बी ये है कि हम 4,000 मिलियन मजीद इशू करना चाह रहे हैं, मजीद रेज करना चाह रहे हैं। दो ऑप्शन है, या तो हम राइट इशू कर देंगे या बैंक लोन लेंगे। अच्छा, अभी तक जो सवाल पीछे किए थे वो डेट के सवाल थे, यानी बैंक ए से लोन लेके बैंक बी से लोन लें, यूएस डॉलर वाला लोन कंटिन्यू रखें या लोकल कर लें। अभी तक डेट वर्सेस डेट था, अब ये इक्विटी वर्सेस डेट आ गया है। सिंपल सा सवाल, 15 नंबर टू मच। और अगर वो चैप्टर, अच्छा मैं ना हर दफा स्टूडेंट को कहता हूं, आपको फिर कह रहा हूं, बुक रीड करिएगा ही क्या जरूर। तो अगर ये चैप्टर रीड किया होता तो उसमें सिर्फ डेट के फजाइल बयान करने थे बस, बाकी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी थी जो मैं बोर्ड पे करके दिखाता हूं। 4,000 मिलियन रेज करना है, दो ऑप्शन हैं, या तो हम लोन ले लेंगे या इक्विटी ले लेंगे। अगर लोन वर्सेस इक्विटी है ना, तो इसका स्ट्रेट डिसीजन स्टूडेंट नहीं करके दे सकता। अगर डेट वर्सेस डेट है तो उसमें आप लोग बिल्कुल डिसीजन करके दे सकते हैं कि ये भी हैं 2-3 सवाल, या तो वो डिसीजन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स की बेस पे होगा या फिर वो इंटरेस्ट एक्सपेंस की बेस पे होगा। डेट वर्सेस इक्विटी का स्टूडेंट के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो कहे कि इक्विटी बेहतर है, नहीं। स्टूडेंट डेट वर्सेस इक्विटी में बस जो कहीं होंगी वो कैलकुलेशंस ही करके दिखा सकता है। अब उन्होंने आपको कहा क्या है, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि दोनों अल्टरनेटिव सोर्सेज को इवेल्युएट करें और दोनों में से जो बेहतर है वो बताएं। अच्छा, वो बेहतर कैसे बताएगा उसका भी जवाब बताता हूं। इंक्लूड कैलकुलेशंस दैट डेमोन्स्ट्रेट द इंपैक्ट ऑन। अब ये उसने आसानी कर दी कि 3 रेशोज आपसे नाम लेके पूछ ली। अगर वो कहता कि सूटेबल रेशोज कैलकुलेट करें, जैसे पहले पैराग्राफ में कहा हुआ है, किधर गया, तीसरे पैराग्राफ, बोर्ड वुड लाइक टू अंडरस्टैंड हाउ द न्यू फाइनेंस विल इंपैक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सम ऑफ द की रेशोज। तो फिर खुद ही निकालनी होती। कौन कौन सी रेशोज निकालते हैं? जिसका डाटा है। अब आप इसमें जीपी रेशो नहीं निकाल सकते, नेट प्रॉफिट रेशो निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट कवर निकाल सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, बस यही निकाल सकते हैं। और रेशोज का डाटा नहीं है, तो फिर हम ये सारी रेशोज निकालते हैं। डेटर इन्वेंटरी थोड़ी निकाल सकते हैं, है ही नहीं डाटा। तो उसने आसानी ये कर दी, उसने कहा जी 3 चीजें कैलकुलेट करते हैं आप, और कैलकुलेट भी क्या करना है, इंपैक्ट ऑन इंटरेस्ट कवर। इंटरेस्ट कवर पे इंपैक्ट कैसे बताएंगे, इस नए पैसे रेज करने का इंटरेस्ट कवर पे इंपैक्ट कैसे बताएंगे कि करंट क्या है और नई क्या होगी। और नई में चूंकि 2 ऑप्शन हैं तो हमने एक्चुअली 3 चीजें कंपेयर करनी होगी, करंट, राइट इशू और लोन। क्या क्या, इंटरेस्ट कवर, गियरिंग और ईपीएस। ये 3 चीजें उसने कहा है कैलकुलेट करने को, तो कर देते हैं। कैलकुलेशंस बोर्ड पे कर देता हूं, बाकी डिस्कशन फिर मैं आपको जबानी बताता हूं। ये जून 23 का पार्ट बी था। अगर हमने रेशोज कैलकुलेट करनी है और इंपैक्ट कैलकुलेट करना है तो आपको जो सवाल गिवन है वो एग्जिस्टिंग है। अच्छा, एग्जिस्टिंग की बेस पे भी फोरकास्ट ही है, तो एग्जिस्टिंग तो चलो है। एक ऑप्शन है राइट इशू की और एक ऑप्शन है लोन की। क्योंकि रेशोज निकालनी है और वो रेशोज आप इस इनकम स्टेटमेंट और जो एसओएफपी का डाटा दिया है इससे ही निकाल सकते हैं, तो वो फिगर्स तो सामने लाए ना। एक्सट्रैक्ट्स एसओसीआई के क्या है जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना 560 रुपीज मिलियन है, 1000 है मिलियन। इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के अंदर ये दोनों वही रहेंगे, ये चेंज हो जाएगा। कितना है अभी 4020 4020, ये चेंज हो जाएगा। ये कितना आएगा, इसमें नया वाला भी ऐड हो जाएगा। अच्छा, नया वाला ऐड करने के लिए आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि हम कितना पैसा रेज करने वाले हैं, 4000 मिलियन। लेकिन एपीवी में ये बात सिखाई थी जो यहां लिखी हुई है कि हम 4000 से ज्यादा रेज करेंगे। क्यों, इशू कॉस्ट। तो हम लोग रेज करेंगे 4000 में 3% कवर रखना है। कितना रेज करेंगे, 41, इतना मिलियन हम रेज करेंगे। और इसलिए इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी जो पहले थी वो तो होगी ही होगी, साथ 4124 का 10% ऐड हो जाएगा। 4432
4432 है, 4432। अच्छा, इसके बाद इनकम स्टेटमेंट में क्या है देखें, पीबीटी आ गया, ये कितना 11540, 11540 जी, 11128। फिर क्या है, टैक्स कितने परसेंट, 29%, 3347 3347 और 3227। एट वन नाइन थ्री 7901। ये इनकम स्टेटमेंट की फिगर्स आ गई ताकि हम ईपीएस निकाल सकें और इंटरेस्ट कवर निकाल सकें, और चूंकि गेयरिंग भी निकालनी है तो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी। जरूरी नहीं कि आप उतनी डिटेल्ड बनाएं, ये 2 लाइनें ही काफी हैं। इक्विटी कितनी अभी, जी 110 डेट 200 150। इधर 110 की जगह क्या हो जाएगी इक्विटी ऑप्शन में, ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगी 11434। डेट यही रहेगा 15634, और इधर इक्विटी यही रहेगी, डेट में ऐड हो जाएगा 14324। ये फिगर्स निकालेंगे तो फिर हम लोग इंटरेस्ट कवर और गेयरिंग और ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। वो हो गया ना कवर। अच्छा, हाँ, वो जो इशू कॉस्ट है इक्विटी के केस में, हाँ वैसे इक्विटी में कमी लेनी चाहिए थी, एक्सपेंस नहीं, इशू कॉस्ट जो ना प्रीमियम में से नेट होती है। अगर इक्विटी हो ना तो इशू कॉस्ट प्रीमियम को कम करती है, तो हाँ सोल्यूशन में चीज इग्नोर हुई है, प्रीमियम में से लेस होना चाहिए, क्योंकि डेट में तो लोन अमाउंट में ऐड हो गया और वो अमाउंटाइज कॉस्ट में कवर हो जाएगा। इक्विटी में हाँ लेस होना चाहिए था, इशू कॉस्ट बिल्कुल लेस होनी चाहिए थी। ये जो 124 है ये प्रीमियम में से लेस होनी चाहिए थी, लेकिन डेट में भी फिर वो अमॉर्टाइज कॉस्ट होना चाहिए था ना। 10% लोन तो आ गया, लेकिन कॉस्ट की वजह से फिर अमॉर्टाइज कॉस्ट इफेक्टिव रेट कैलकुलेट होना चाहिए था, तो ये वो रिपोर्टिंग की डिटेल चली जाती, शायद इसीलिए इग्नोर। अब हमने रेशियोज निकालनी है, रेशियोज निकालने के इसी से आगे चल रहा हूं, रेशियोज निकालते हैं जो जो उसने कही है, एग्जिस्टिंग, इक्विटी ऑप्शन और डेट ऑप्शन। क्या क्या कहिए, इंटरेस्ट कवर, इंटरेस्ट कवर होती है पीबीआईटी ओवर इंटरेस्ट, तो पीबीआईटी वो है ऊपर वाला 15560 डिवाइडेड बाय 4020, 15560 डिवाइडेड बाय 4020 और 15560 डिवाइडेड बाय 4432। जी 3.87 3.87 3. ये कवर। दूसरी चीज उसने कही है गियरिंग रेशियो, और गियरिंग के लिए फार्मूला कौन सा कहा है, डेट ओवर इक्विटी भी होती है और डेट ओवर टोटल भी होता है। डेट ओवर टोटल कहा है, तो गियरिंग हो गई 40,200 डिवाइडेड बाय
150, 510, 40, 200 डिवाइडेड बाय 154, 634, 44, 324 डिवाइडेड बाय 154, 634 जी 27%। ट्वेंटी 29%। और तीसरी क्या चीज के लिए? ईपीएस। तो ईपीएस होती है पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो पैट है 8193 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 100 रुपए एक की फेस वैल्यू है, अभी है 10 मिलियन। और जब राइट इश्यू हो जाएंगे, कितने राइट शेयर इश्यू करने हैं? 1 for 10 यानी 11 मिलियन हो जाएंगे। और अगर डेट पे रहे तो फिर 10 ही रहेंगे, 7901 over 10। तो ईपीएस हो जाएगी 819.3, 744.82, 790.1। ये हो गई कैलकुलेशंस। अब करते हैं इवैल्यूएट। हाँ जी, कैलकुलेशन ओके। अच्छा, अब इसको इवैल्यूएट करते हैं। अगर वो सवाल वाला ये कहता ना कि दोनों के अपने अपने फायदे बता दें, बस वैसे ही कहता कैलकुलेशंस कर दें और दोनों के फायदे बता दें, तो वैसे तो आप आईक्यू की बुक से पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन चले नहीं भी पढ़ा, इक्विटी ऑप्शन के क्या क्या फायदे होंगे जनरली? इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं पड़ेगी, तो उससे हमारे प्रॉफिट्स ज्यादा रहेंगे, और डिविडेंड कल को देना पड़ सकता है, और गियरिंग, हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में बढ़ जाते हैं तो उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है और गियरिंग बेहतर हो जाती है। ये हो गए इक्विटी के फायदे। डेट का फायदा, टैक्स सेविंग मिलेगी, डेट सस्ता होता है, कल को वापस करना पड़ेगा, कल को वापस कर देंगे, ओनरशिप नहीं बढ़ानी पड़ेगी, आराम से वापस कर देंगे। और इक्विटी का नुकसान, इक्विटी महंगा, इक्विटी कंट्रोल तो इसलिए नहीं क्योंकि राइट इशू है, उन्हीं लोगों को उतने इशू हो रहे हैं तो कंट्रोल तो चेंज नहीं होगा, लेकिन कल को डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा। और डेट का नुकसान, गियरिंग बढ़ जाएगी, कल को रीपे करना ही होगा, जैसे तैसे भी रीपे करना होगा। तो ये इनके जनरल फायदे नुकसान हो गए। लेकिन उसने कहा है इवैल्यूएट और रिकमेंड, तो कोई तो मशवरा बताना पड़ेगा, और हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है हम उसी से ही मशवरा बता सकते हैं। तो ईपीएस डेट ऑप्शन पे ज्यादा हो रही है, लेकिन गियरिंग भी ज्यादा हो रही है, इंटरेस्ट कवर भी कम हो रही है, तो हम इनकी बेस पे कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं दे सकते। तो हमें इसका यही आंसर देना पड़ेगा जो डेट के फायदे बताएं, कि चूंकि डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वैक कम होता है, उसकी वजह से वैल्यू ऑफ बिजनेस बढ़ती है, तो इसलिए डेट रिलेटिवली बेहतर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है इक्विटी से। आल्दो के स्टूडेंट के पास कोई ऐसा है नहीं टूल के वो फायदा, और आप आईक्यू ट्यूशन देखेंगे तो उन्होंने भी कोई लंबी साइंस नहीं बताई है, चूंकि ये सस्ता है और कोई गियरिंग पे बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ने लगा, यानी बहुत ज्यादा खराब भी नहीं गियरिंग होने लगी, तो 70-80% पे चली जाती है, बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ने लगा, और एक सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस भी है, तो उससे वैक इन कम होगा और बिजनेस की वर्थ बढ़ेगी, तो इसलिए डेट रिलेटिवली बेहतर है। इतना कोई आंसर कर सकते हैं क्योंकि उसने कहा है कि रिकमेंड कर दें सूटेबल, वरना स्टूडेंट के तौर पे कोई ऐसा टूल आपके पास नहीं है ये बताने को, मैनेजमेंट नहीं सोचना होगा कि इक्विटी पे जाना है कि डेट पे जाना है। बाकी उसने दोनों सोर्सेज को इवैल्यूएट करने को कहा था, तो फिर नंबर ज्यादा हैं, तो फिर दोनों के अलग अलग, जैसे मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए हैं, वो फजाइल फिर बताने पड़ेंगे। ये है जून 23। अच्छा, एक और सवाल, वो मुझे इक्विटी शुरू करने से पहले उसका जिक्र करना चाहिए था, मुझे जिक्र कर देता हूं, डिस्कस नहीं करा, बड़ा आसान सा सवाल है, वो आपने खुद ही करना है। नई बुक में तो डाला हुआ है मैंने क्वेश्चन 17,
पुरानी बुक है तो आपको अटेम्प्ट से ही देखना पड़ेगा। चेक कर लें एक बार, सिर्फ बात सुन लें ताकि आपको नजर आ जाए सवाल। दिसंबर 23 अटेम्प्ट का सवाल है। मैंने बुक में क्वेश्चन 17 डाला हुआ है। ये डेट का है, ये मुझे पहली बात बोलनी चाहिए थी, मिस हो गई थी। इक्विटी शुरू करने से पहले मुझे कहना चाहिए था। डेट का सवाल है, बुक में मैंने क्वेश्चन 17 डाला हुआ है, और अगर आप पुरानी बुक देख रहे हैं तो उसमें नहीं था, तो आप अटेम्प्ट देखिए, दिसंबर 23 अटेम्प्ट। दिसंबर 23 अटेम्प्ट में क्वेश्चन 5 था। ये मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में भी डाल सकता था, लेकिन मैंने इस चैप्टर में डाला इसको। पढ़ लेते हैं तो मैं ज़बानी डिस्कस करके फारिग करूं उसको। अच्छा, जो पांच पेपर से देख रहे हैं सवाल, अगर देख रहे हैं तो पार्ट ए तक बस। और इतना लंबा सवाल तो था ही नहीं। प्रिपेयर अ शॉर्ट रिपोर्ट। अच्छा, ये ना किसी दौर में ये रिपोर्ट भी टेस्ट होती है, बल्कि किसी दौर में क्या कभी कभार रिपोर्ट लिखने को कहा जाता है। ये कोई बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर नहीं है, इसलिए ना आपने रिपोर्ट देख के परेशान नहीं होना। अगर सवाल में रिपोर्ट मांगी है तो उसका सिंपल सा तरीका यह है कि आप टू फ्रॉम सब्जेक्ट लिखें। टू किसको करना है, ये सवाल में कोई ना कोई गाइडेंस होगी। किसको लिखनी है रिपोर्ट? है कुछ है सवाल में? तो बस है नहीं, वो तो रेड तो कंपनी है ना, बोर्ड है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गया। और फ्रॉम आप कौन है? नहीं, अपना सीआर नहीं लिखना। सवाल में कुछ ना कुछ तो आपको कह के बुलाया होगा, सीएफओ, तो आप सीएफओ आ गए। और अगर कुछ नहीं पता तो बस कंसल्टेंट लिख दें। और सब्जेक्ट जो रिक्वायरमेंट में उसने कहा हुआ है, 2-4 वर्ड उसके लिखने हैं। एडवाइस ऑन डेट फाइनेंसिंग। अच्छा, अब चूंकि से रिपोर्ट मांगी है ना, तो तमीज ये है कि आपका सवाल कैलकुलेशन से शुरू नहीं होगा। आपने यहां पर सारी अंग्रेजियां बतानी है, और उन अंग्रेजियों के अंदर चूंकि रिपोर्ट है तो आप अंग्रेजी के लिए जितने को अंग्रेजी लिख सकते हैं, 1 पेज 1.5 पेज जितना भी आपको लगता है अंग्रेजी लिख सकते हैं, उतनी जगह छोड़ के आप जाएं अपेंडिक्स कह दें और कैलकुलेशंस कर दें। अगर क्वेश्चन में रिपोर्ट मांगी है तो ये तमीज ये है कि आप टू फ्रॉम सब्जेक्ट कह के अंग्रेजी सोल्यूशन में पहले आनी चाहिए, और जो कैलकुलेशंस हैं वो अपेंडिक्स। और वो जो आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं सारी सवाल के अंदर कैलकुलेशंस यहां करेंगे, और इन कैलकुलेशंस के रिजल्ट को यहां अंग्रेजी में जिक्र कर रहे होंगे। और इस अंग्रेजी का एंड कंक्लूजन पे जरूर करना है, क्योंकि अगले ने आपसे सिर्फ जज्बात थोड़ी मांगे थे, मशवरा मांगा है ना, तो कंक्लूजन भी आना। अब इस सवाल में पूछा क्या है उन्होंने कि इन 3 में से कौन सा बेहतर है, दी मोस्ट। तो ये जो तीनों की इंफॉर्मेशन है, अगर आप गौर करें तो ये सिंपल सा केडी का सवाल है।
आप इन तीनों के अंदर केडी निकालेंगे, क्योंकि आपको कहीं जो हम कल तक सवाल कर रहे थे जिसमें फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी निकालें, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो हम सिंपली इनका केडी निकालेंगे। और कौन सा बेटर होगा? जिसका केडी कम होगा। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डल सकता है सवाल, लेकिन चूंकि रेशियोज का जिक्र है इसलिए मैंने इस चैप्टर में डाला हुआ है। तो आप तीनों के केडी निकालेंगे, और केडी का भी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा, एक बैंक लोन है उसमें तो केडी एक इंटरेस्ट रेट नेट ऑफ टैक्स करके सॉल्व हो जाएगा, एक कन्वर्टेबल है और एक रिडीमेबल है। इसमें हमने आईआरआर निकालना होता है, बहुत शुरू में जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाया था। तो इन तीनों का केडी निकलेगा, अपेंडिक्स में निकल आया। उसके बाद जो उस कैलकुलेशन का आंसर निकला होगा वो हम लोगों ने अपनी इस रिपोर्ट में बताना है। लेकिन सिर्फ अब चूंकि उसने रिपोर्ट मांगी है और सीएफओ से मांगी है, तो रिपोर्ट लिखने में थोड़ी तमीज ही आ जाएगी कि जिस चीज की रिपोर्ट मांगी हुई है उसकी पहले सलाम दुआ करें कि डेट फाइनेंसिंग चीपर होती है, डेट फाइनेंसिंग के मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, मुख्तलिफ शर्तें हो सकती हैं, इनकी रेशोज भी देखनी चाहिए। हमने अपेंडिक्स में कैलकुलेशंस रख दी हैं। इंट्रोडक्शन आ गया, अब आपकी डिस्कशन उस कैलकुलेशन पे होगी। इंट्रोडक्शन जिसमें आप इसका जिक्र कर रहे होंगे, फिर डिस्कशन ऑन कैलकुलेशंस डन इन अपेंडिक्स, और फिर कंक्लूजन। ये एक मुनासिब सा तरीका है रिपोर्ट लिखने का। और इस सवाल में एक धोखा ये है कि आपको ये रेशोज का जिक्र है, कवर्नेंट्स यानी बैंक की शर्तें, और उसमें आपको लिखा नजर आ रहा है कि इंटरेस्ट कवर 3 से अंदर अंदर रहना चाहिए, 3 से नीचे नहीं जाना चाहिए, क्वार्टरली बेसिस पे रेशो निकलेगी, करंट रेशो 1.5 से नीचे नहीं आनी चाहिए। तो इसको देख के लगता है स्टूडेंट को शायद कैलकुलेट भी करके दिखानी है, तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? कोई डेटा ही नहीं है। तो इसमें हम सिर्फ कंक्लूजन में इतना बता सकते हैं कि बैंक लोन सस्ता है, तो कंपनी ये चेक कर ले कि क्या वो सारे कवरेंट पूरे कर सकेगी। अगर कर सकेगी तो बैंक लोन सस्ता है। सोल्यूशन बता रहा हूं, बैंक लोन सस्ता है। तो अगर ये कैलकुलेशन कर सकेगी तो फिर बैंक लोन सस्ता है। हाँ जी, ओके, अच्छा जी, अब आप आइए। डू नॉट गो बियॉन्ड दिस ओपन। क्वेश्चन नंबर, अच्छा अपना 2-3 सवाल जबानी और बस फिर खत्म। आप आइए क्वेश्चन 12 पे, विंटर 2012 का सवाल है, एबीएम पढ़ें। मैं बस जबानी डिस्कस कर रहा हूं और उसका सोल्यूशन देख लेंगे। हाँ जी,
अच्छा, ये अभी जो मैं आपको 2-3 सवाल जबानी बता रहा हूँ ना, ये पुराने से हैं, तो इनको गाइड करके छोड़ रहा हूँ। ये अगर दिल हुआ कभी करने का तो कर लेना, नहीं तो जबानी भी देख लेना, बहुत है। 1 जनवरी 2013 से हमें 6000 मिलियन रेज करके इन्वेस्ट करने हैं। अभी इस वक्त यानी 31 दिसंबर 12 पे इक्विटी और टीएफसीज की इंफॉर्मेशन है, और अभी एक शेयर मार्केट में कितने का है ये भी बताया हुआ है, और टीएफसी मार्केट में कितने का है ये बताया तो नहीं हुआ, लेकिन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। रिक्वायर्ड ये है पार्ट ए कि हम इक्विटी और डेट से कितने कितने पैसे रेज करें। अब ये सवाल कैसे आंसर होगा? पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट ये चाहती है कि जब 6000 मिलियन रेज कर लें तो रेज करने के बाद, यानी रेज 60-40 रेशो में नहीं करना, रेज करने के बाद इक्विटी और डेट 60-40 की रेशो में आ जाएं। इट प्लान्स टू रेज दिस अमाउंट, पहला पैराग्राफ, ऑन 1 जनवरी 2013 फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन सच अ वे एज टू अराइव एट, के रेज करने के बाद मार्केट वैल्यूज के हिसाब से डेट और इक्विटी 60-40 की रेशो में आ जाए। और अब रिक्वायरमेंट ए देखें, वो कह रहे हैं हम कितना कितना पैसा डेट और इक्विटी से रेज करें। अब इसका आंसर ऐसे होगा कि आपको ना ये थोड़ा बहुत वैल्यूएशन और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मिक्स सवाल है। एग्जिस्टिंग शेयर की प्राइस तो दी हुई है, तो इक्विटी की वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है। अभी इस वक्त नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 250 मिलियन, और मार्केट में कितने का? 19.55, 4887.5। टीएफसीज की अभी मार्केट वैल्यू कितनी है? आपको टीएफसी का कूपन रेट पता है, और मार्केट में अभी इस वक्त लोगों की रिक्वायरमेंट क्या चल रही है ये पता है। तो क्या कर सकते हैं इसे? कहां पता है? एग्जिस्टिंग टीएफसीज वर इशूड ऑन 1 जुलाई 2009, कूपन रेट 12% है, प्रिंसिपल रीपेमेंट 30 जून 14 को होगी। हम 31 दिसंबर 12 पे खड़े हैं, 13 पूरा और आधा 14, 1.5 साल बाकी है। टीएफसीज आर करंटली ट्रेडिंग कितने पे? इतने पे कि वाईटीएम 14 आ रहा है। तो टीएफसीज की मार्केट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? जो 1.5 साल जिंदगी बाकी रह गई है, उन कैश फ्लोस को डिस्काउंट कर लें किस पे? 14% पे। तो टीएफसीज की मार्केट वैल्यू आ जाएगी अभी, वो भी ना तकरीबन इतनी बनती है, तकरीबन इतनी बनती है वो। जब आप सॉल्व करेंगे तो इतनी आएगी। रिक्वायरमेंट ए क्या है? रिक्वायरमेंट ए, ये टोटल क्या बना? 9, 7, ये तकरीबन इतनी आएगी। थोड़ी सी राउंड ऑफ की वजह से आगे पीछे हो सकती है, तकरीबन आएगी। रिक्वायरमेंट ए क्या है? रिक्वायरमेंट ए ये है कि जब हम 6000 रेज करना चाहते हैं, तो 6000 रेज करने के बाद, 6000 रेज करने के बाद हम यहां तक पहुंच जाएंगे। जब 6000 और पैसा रेज हो जाएगा, इक्विटी भी बढ़ जाएगी, डेट भी बढ़ जाएगा, तो यहां तक पहुंच जाएंगे ना। ये होना चाहिए इन सच अ वे टू अराइव एट, उल्टा लिख दिया मैंने, नहीं सही है। ये पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी लिखी है मैंने कि जब हम 6000 मिलियन रेज कर लेंगे, तो रेज करने के बाद हम इस शक्ल पे पहुंचने चाहिए। कितना डेट, कितनी इक्विटी? ये 6314, हाँ जी 10 9466। पार्ट ए क्या पूछा है? कितना डेट और कितनी इक्विटी रेज करनी है। हम यहां हैं, यहां तक पहुंचना है, तो डिफरेंस ले ले। ये पार्ट ए पूछा हुआ है। अब इसमें वैल्यूएशन का इन्वॉल्व है, या ये निकालनी पड़नी थी, बाकी मैंने इसमें ये ऐड किया, इसको 40-60 में बांटा और डिफरेंस लिया। ये पार्ट ए है।
हाँ जी, पार्ट ए। अच्छा, पार्ट बी में उसने कहा है, बल्कि पार्ट बी से पहले दूसरे पैराग्राफ पे आए। ABM plans to offer shares at 80% ऑफ देयर मार्केट वैल्यू। क्या मतलब? 19.55 तो मार्केट वैल्यू है, लेकिन हम नए राइट्स इशू करना चाह रहे हैं 19.55 के 80% पे। पार्ट बी, कंप्यूट दी नंबर राइट शेयर्स टू बी इशूड। ये कैसे निकालें? इसको उससे कर दें, उससे किसे? 19.55 के 80% से नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकालेंगे, और TERP एंड द एक्साइड प्राइस, वो एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू भी है, एग्जिस्टिंग शेयर्स भी हैं, नंबर ऑफ राइट शेयर्स भी आ गए, तो ये उससे TERP निकल आएगी। रिक्वायरमेंट सी, 6 महीने बाद की डेट इक्विटी चेक करने को कहा है। 6 महीने बाद की। छह महीने बाद YTM चेंज हो जाएगा, तो क्या करें फिर? 6 महीने बाद की हमें TFCs की वैल्यू दोबारा निकालनी पड़ेगी, नए भी पुराने भी, नए भी और पुरानों की भी। जो नए इशू करने हैं उनकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और पुराने वालों की भी निकालनी पड़ेगी, और इक्विटी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, और फिर डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने को कहा है। ये पार्ट सी है। अच्छा, इक्विटी की मैं आपको ये बोर्ड पे दिखा देता हूं, और TFCs की कैसे निकलेगी। पुरानों की जिंदगी का 1 साल रह गया होगा, 30 जून 13 पे खड़े होके पुरानों की लाइफ का 1 साल रह गया होगा, और जो नए इशू करने हैं, नए कितने इशू करने हैं, कितने साल वाले जी? 5 साल वाले, क्योंकि लिखा हुआ है ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन वुड रिमेन द सेम। हमने पुराने वाले जो जुलाई 9 में इशू किए थे, 30 जून 14 पे खत्म होने थे, 5 साल वाले, तो नए भी 5 साल वाले ही इशू होने होंगे। तो नए की TFCs की मार्केट वैल्यू निकलेगी और इक्विटी की मार्केट वैल्यू निकलेगी 30 जून 13 पे खड़े होके, और तब नई डेट इक्विटी रेशियो निकालने को कहा है। ये पार्ट सी है। अच्छा, इक्विटी की वैल्यू ना आप एक लंबे तरीके से बिल्कुल निकाल सकते हैं, P रेशियो मेथड लगाना पड़ेगा। एक लंबा तरीका है, लेकिन एक छोटा सा तरीका बताता हूं जो इस सवाल में चल जाएगा। 6310 राइट इशू करने के बाद इक्विटी की वैल्यू होगी, और वो वैल्यूएशन का मेथड कौन सा चेक कर रहा है आपसे? P रेशियो। कैसे पता? भाई कह रहा है P रेशियो बढ़ जाएगी, तो राइट इशू के जस्ट बाद, यानी नया प्रोजेक्ट शुरू करते हुए इक्विटी इतनी होगी 1 जनवरी 13 को, ये इक्विटी होगी इतनी। और वो आपसे अगर P रेशियो की वैल्यू कह रहा है, इसका मतलब है कि ये निकली हुई है अभी वाली P और अभी वाले पैड से, ये राइट इशू के बाद की वैल्यू है। और अगर वो P रेशियो की वैल्यूएशन टेस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये भी फिर इसके मुताबिक ही निकली हुई है। क्या चेंज कह रहा है वो आ जाएगी कितना? और P 1.0, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, तो ये बना है। नई इक्विटी कितनी आ जाएगी? दिस इंटू 1.05 इंटू 1.15, तो ये नई इक्विटी की वैल्यू निकल आएगी, और TFCs की वैल्यू निकालने के लिए आपको 13% पे डिस्काउंट करना पड़ेगा। चलो जी, लास्ट चीज, ये भी ज़बानी ज़बानी। इस चैप्टर के ना पहले पेज पे आ जाए, इस चैप्टर के पहले पेज पे। नहीं सॉरी, अच्छा हाँ, एक चीज और देख लें, ये आईकेएप की बुक में एग्जांपल ना डली होती तो मैं भी लिफ्ट ना कराता इसको। ये ना इस चैप्टर के दूसरे पेज पे मैंने एक चॉइस अवेलेबल टू शेयर होल्डर के नाम से एक एग्जांपल बनाई हुई है इस चैप्टर के दूसरे पेज पे। ये आईकेएप की बुक में एग्जांपल ना होती तो मैं भी लिफ्ट ना कराता। ये एक एग्जांपल है, हो सकता है कुछ छोटा सा एक पार्ट सा ये टेस्ट हो जाए। ये पढ़ के देख लें, इस चैप्टर के दूसरे पेज पे चॉइसेस अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स कह के मैंने एक डब्बा बना के एग्जांपल लिखी हुई है, पार्ट ABC। ये पढ़ लें।
चले पढ़ लिया। इस चैप्टर के चौथे पेज पे आए। डिविडेंड से रिलेटेड ये कुछ छोटी छोटी चीजें देख लें। कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे या ना दे, इससे कंपनी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये ना कुछ बुजुर्गों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं। एक एमएम है, एमएम ने कहा है कि कंपनी डिविडेंड बांटे या ना बांटे, शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे फर्क नहीं पड़ता। और इसकी बात साबित करने के लिए जबरदस्ती का एक सवाल बनाया हुआ है दिसंबर 11 का। इस चैप्टर में मैंने वो सवाल रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 13 क्वेश्चन 13। ये आपने कभी देखना हो तो जबानी जबानी देख लीजिएगा। एक जबरदस्ती का सवाल बनाया हुआ है। ये इस एमएम थ्योरी के साबित करने के लिए बनाया हुआ है और इसको सिर्फ आप वैसे भी सॉल्व नहीं होना, ये मैं बोर्ड पे भी करूंगा तो मैं जो मैं करा रहा हूँ वही होगा। तो इसका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा कभी। ये एक जबरदस्ती का सवाल बनाया हुआ था। एमएम थ्योरी ये कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक देखें रेलेवेंस थ्योरी, एक ये सिर्फ थ्योरेटिकल ही है। ये जिस बुजुर्ग ने दी थी उसने कहा था कि एमएम गलत कह रहा है, फर्क पड़ता है। और नंबर 3 पे देखें पेज के आखिर में रेजिडुअल थ्योरी। ये कैलकुलेशन की हद तक चेक हो सकती है। रेजिडुअल थ्योरी होती है, किसी बुजुर्ग ने कहा है कि आप दुनिया वालों की टेंशन ना लें, ऐसा करें कि हर साल पैट कमाएं, देखें कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं लाइन में, अगर हैं तो उनमें पैसा लगा दें, अगर नहीं है तो जो बचा सब ओनर्स को बांट दें। ये रेजिडुअल थ्योरी है। एक सवाल है जो मैं करा नहीं रहा, वो भी आपने कभी करना हो तो देख लीजिएगा। जून 10 अटेम्प्ट का सवाल होगा। इसमें सबसे आखिर नहीं नंबर 14 होगा। वाई भी पाकिस्तान, पुराना सा सवाल है ये भी। जब आपने खुद करने हो तो खुद या बेशक जबानी देख लीजिएगा। इसकी रिक्वायरमेंट ऊपर पॉइंट नंबर 9, रिक्वायरमेंट से ऊपर पॉइंट नंबर 9। हाँ जी, कंपनी फॉलोज रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। अच्छा, ये जो ऊपर सारा डाटा है ना, पहला पैराग्राफ पढ़ें। कंपनी 300 मिलियन इन्वेस्ट करना चाह रही है और अदर इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 1 पढ़ें। इतने 300 मिलियन के टुकड़े अगले 5 साल में इन्वेस्ट करने हैं। और ये हम पहले भी कुछ सालों में कर चुके हैं, इनफैक्ट कल परसों भी किया है। इनकम स्टेटमेंट का डाटा है, इनकम स्टेटमेंट का 5 साल का प्रॉफिट निकलेगा। हर साल के पैट में से जो कैपेक्स में खर्च करना है वो माइनस करके बाकी सारा डिविडेंड। सवाल की रिक्वायरमेंट ये देखें क्या है। हाँ जी, तो हमें इस सवाल में ना 5 साल की इनकम स्टेटमेंट का डाटा अवेलेबल है। 5 साल के पैट निकलेगा, उसमें से कैपेक्स माइनस होगा और जो बाकी बचा करेगा वो हम कहेंगे इतना डिविडेंड बांट दें। ले जी, बस बीएमडी खत्म। अच्छा, अब ना बीएमडी जिन्होंने अभी अटेम्प्ट देनी है या बाद में भी देनी है, तो आपको ना मुखलिस मशवरा ये है कि आप अपने ऊपर ये मत भरोसा करना कि कंप्यूटर में मुझे टाइप तो करना आता ही है तो पेपर में मैं हैंडल कर लूंगा। नहीं, आप अभी से सारी की सारी तैयारी सवालों को करने की कंप्यूटर पे करें, और वो भी वो जो एग्जाम वाला पोर्टल है ना उस पे। क्योंकि आपने जब एक्सेल पे करने की आदत रखी होगी ना, तो कई शॉर्टकट कीज हैं जो हाथ पे सेट हो जाती हैं, और एग्जाम पोर्टल पे वो शॉर्टकट कीज नहीं है, तो आपको मुश्किल आएगी। इसलिए सारी की सारी प्रैक्टिस आपने उसी पोर्टल पे ही करनी है, लेकिन करनी है। पेपर वाले दिन पे मत छोड़िएगा। पेपर में अचानक आपके अंदर ये सलाहियत नहीं आ जाएंगी, इसलिए आपने उस पोर्टल पे ही प्रैक्टिस करनी है। मैक्सिमम प्रैक्टिस सवालों की लिख लिख के करें और उसको पोर्टल पे ही प्रैक्टिस में सॉल्व करें। और बाकी मैंने सिलेबस तो सारा कवर किया है, और ICAP के बुक जरूर रीड करिएगा। और जो मेरा अपना पास BFD करने का एक्सपीरियंस है ना, और वो भी एज अ टीचर भी, वो ये कि जब पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लें तो उन सारे सवालों का एक ओवरऑल कंपैरिजन जरूर करें। बिजनेस वैल्यूएशन, सारे सवालों का एक ओवरऑल कंपैरिजन जरूर करें कि इस सवाल में ऐसा क्या था जो फलाने सवाल में नहीं था। आपको ना कुछ कॉमन ढांचा नजर आएगा।
जैसे मैंने तो खुद भी बीएफडी में आपको वैल्यूएशन पढ़ाते हुए बहुत सारे टिप्स बताई हैं कि अगर ये हो तो उसका मतलब सिंपल वैल्यूएशन का सवाल है, फिर टारगेट का सवाल है, फिर अगर कंबाइंड सवाल है। लेकिन जी आप खुद अपने तौर पे भी असेस करें, सवालों को कंपेयर करें, हर टॉपिक में ये काम करिएगा। हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उसके सारे सवालों को कंपेयर करें कि उनमें क्या क्या कॉमन था, क्या क्या डिफरेंस था। उससे एक उस टॉपिक का एक ओवरऑल ढांचा आपके दिमाग में आएगा, ताकि उसका जैसा भी सवाल हो ना, ढांचा जहन में होगा तो आप उस सवाल को हैंडल कर लेंगे। करेंसी वाले सवालों को कंपेयर करें, इंटरेस्ट वाले सवालों को कंपेयर करें, लॉन्ग टर्म डिसीजन वाले सवालों को कंपेयर करें। तो हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उसके सारे सवालों का एक ओवरऑल कंपैरिजन जरूर करना है कि किसके सवाल में क्या था। और लिख के प्रैक्टिस वो एक्सेल ही है, बल्कि एक्सेल की भी बजाय वो जो ICAP का पोर्टल है उसके ऊपर करिएगा। बाकी मेरा काम पढ़ाना समझाना था। जो 10-12 लोग यहाँ सामने बैठे होते हैं वो तो चलो जागते हैं, वो जो कैमरे के पार हैं पता नहीं उन्होंने कितने सोते हुए लेक्चर देखा है, लिख के किया है, नहीं किया है। लेकिन बहरहाल मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली है, अब ये आपने ही बेस्ट एफर्ट करनी है। चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।